एनिमे की स्टार्टिंग में हमें सिनिची नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा ओटाकू होता है और उसको एनिमे, मांगा और गेम्स का बहुत ही शौक होता है। एक दिन उसको इंटरनेट पर एक जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है जहाँ पर एनिमे और मांगा के फैंस की जरूरत होती है और सैलरी 3 लाख पर मंथ होती है। सिनिची उस जॉब के लिए अप्लाई करता है और 200 क्वेश्चन का टेस्ट देकर सारे आंसर सही कर देता है, जिसके बाद कंपनी वाले उसको बुलाते हैं और बताते हैं कि उसके एनिमे नॉलेज और अकेला रहने की वजह से उसको इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया है। लेकिन जॉब समझाने से पहले वो लोग उसको एक ड्रिंक देते हैं। जैसे सिनिची उस ड्रिंक को पीता है वो तुरंत बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसको याद आता है कि एक लड़की ने सिर्फ ओटाकू होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। वहाँ उसकी मुलाकात मुसील फोन नाम की एक मेड से होती है जो कि उसको एक मैजिक रिंग पहना देती है। रिंग पहनते ही सिनिची वहाँ की लैंग्वेज समझने लगता है और मुसील बताती है कि आज से वो उसकी सेवा करेगी। तभी एक लड़की आकर बताती है कि सिनिची को होली एल्डर के पास मौजूद एक दूसरी दुनिया में लाया गया है। पहले तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन एक असली ड्रैगन को देखने के बाद उसको सच्चाई समझ आ जाती है। उसके बाद मिटोबी बताता है कि जापान को अर्थ और इस फैंटेसी वर्ल्ड के बीच एक गेट मिला था। वॉर करने की जगह पर दोनों दुनिया ने मिलकर काम करने का फैसला किया और जापानीज कल्चर फैलाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मैनेजर सिनिची को बनाया गया, जिसका काम एनिमे, मांगा और गेमिंग कल्चर को यहाँ इंट्रोड्यूस करना था। सिनिची घर वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। कुछ टाइम मुसेल के साथ रहने के बाद उसको पता चलता है कि वो एक हाफ एल्फ है जिसके साथ लोग उसकी रेस की वजह से भेदभाव करते हैं। लेकिन सिनिची उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है और उसको जापानीज लेटर सिखाना शुरू कर देता है। मुसेल बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो पढ़ना और लिखना नहीं जानती थी। थोड़ी देर के बाद ब्रोक डोरविन नाम का एक ताकतवर बीस्टमैन आता है और कहता है कि आज से मैं आपका प्रोटेक्टर और सर्वेंट हूँ। फिर सिनिची को स्कूल की एक बात याद आती है जब उसकी टीचर ने बताया था कि मांगा भी दूसरे बुक की तरह इंसान को बहुत ही कुछ सिखा सकती है। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। जब सिनिची दोबारा उठता है तो उसको लगता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन मुसील को देखते ही उसको समझ में आ जाता है कि ये सब सच है। कुछ देर के बाद मिनोरी उसको बताती है कि एम्प्रेस ने उसको इंपीरियल पैलेस बुलाया है। रास्ते में सिनिची इस देश के बारे में काफी कुछ जान लेता है। पैलेस के बाहर मिटोबी उसको समझाता है कि एम्प्रेस के सामने कोई भी अजीब बात मत करना। इतना कहने के बाद वो सब थ्रोन रूम के अंदर चले जाते हैं। जैसे सिनिची उस सुंदर थ्रोन रूम को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद सिनिची भी मिनोरी और मिटोबी की तरह एम्प्रेस के सामने रिस्पेक्ट के साथ झुक जाता है। जैसे ही एम्प्रेस उसको सर उठाने के लिए कहती है तो सिनिची पहली बार उसका चेहरा देखता है। एम्प्रेस को देखते ही वो बोल देता है कि तुम एक छोटी सी लड़की लग रही हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर मौजूद सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि मेरी एज 16 साल की है, लेकिन सिनिची को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ये देखकर एम्प्रेस गुस्से में उसके मुंह पर एक जोर का पंच मार देती है, जिसकी वजह से सिनिची सीधा दूर जाकर गिरता है। कुछ देर के बाद भी एम्प्रेस का गुस्सा शांत नहीं होता। तब मिटोबी उसको समझाता है कि सिनिची आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है। वो बताता है कि जापान में 20 साल से कम एज वाले लोगों को अडल्ट नहीं माना जाता। ये सुनने के बाद एम्प्रेस सिनिची से पूछती है कि क्या ये बात सच है। सिनिची हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद एम्प्रेस उसको माफ कर देती है। उसके बाद मिटोबी सबके सामने सिनिची का इंट्रोडक्शन करवाता है। वहीं दूसरी तरफ मिनोरी उसको हॉल में खड़े सभी लोगों के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि एम्प्रेस का नाम पाट्रिका एल्ड्रेंड है, जबकि वहाँ पर खड़ा आदमी चांसलर जिहारी है और उसके पास खड़ा ग्लास कॉर्बिल एम्पायर का एक नोबल और एम्प्रेस का कजन है। इतने में ग्लास बोलता है कि ये लड़का अभी बहुत ही छोटा है। अगर ओटाकू कल्चर को इसकी एज के लोग समझते हैं तो ये कल्चर किसी काम का नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कल्चर एम्पायर के लिए फायदेमंद होगा। हो सकता है कि जब तक हमें सच पता चले तब तक बहुत ही देर हो चुकी हो। ये बात सुनने के बाद सिनिची कहता है कि जहर भी सही तरीके से यूज किया जाए तो दवा बन सकता है और बिना किसी चीज को समझे उसको बुरा कह देना एक समझदार इंसान की निशानी नहीं होती। सिनिची की ये बात सुनते ही हॉल में खड़े सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। खुद सिनिची को भी लगता है कि शायद से उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये सुनते ही ग्लास गुस्से से भर जाता है और कहता है कि मुझे आर्गुमेंट कहने की हिम्मत कैसे हुई। वो सिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिहारी उसको बीच में ही रोक देता है। तभी अचानक एम्प्रेस जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि गिलास को इतना मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी वजह से सिनिची उसको काफी पसंद आने लगता है। उस मीटिंग के बाद ऑफिशियली ये फैसला हो जाता है कि एम्पायर जापान के इस प्रोजेक्ट में पूरा सपोर्ट करेगा। वहाँ से वापस आते वक्त मिनोरी नोटिस करती है कि गिलास अब सिनिची में थोड़ी दिलचस्पी लेने लगा है। वहीं मिटोबी बताता है कि अभी तक उन्हें ये समझ में नहीं आया कि इस दुनिया में जापानीज कल्चर को कैसे फैलाया जाए। इसी वजह से सिनिची को पूरी फ्रीडम दी गई थी ताकि वो अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड कर सके। उसके बाद सिनिची को पता चलता है कि उसकी मैजिक रिंग सिर्फ उसके वर्ड्स को ही ट्रांसलेट करती है। इसका मतलब एनिमे, मांगा और गेम्स को इस दुनिया के लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। ये बात समझने के बाद सिनिची हर रात मुसेल को पढ़ाना शुरू कर देता है। मुसेल बहुत तेजी से सब कुछ सीखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सिनिची उन सभी चीजों की तैयारी कर रहा होता है जो कि इस दुनिया के लोगों को दिखाने वाला था। कुछ दिनों के बाद वो मुसेल और ब्रोकी को कुछ मांगा और गेम्स देता है ताकि उनके ओपिनियन को जान सके। मुसेल उन्हें देखते ही हर सीन को लेकर अजीब अजीब सवाल पढ़ने लगती है। सिनिची उसको जवाब देने ही वाला होता है तभी एम्प्रेस पाट्रिका वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि मैं भी ओटाकू कल्चर के बारे में सब कुछ सीखना चाहती हूँ।
फिर वो सिनीची से कहती है कि मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाया करो। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज देती है और मुसेल को अपने पास रखती है। फिर सिनीची बैठकर एम्प्रेस को मांगा पढ़कर सुनाने लगता है। इसी दौरान एम्प्रेस को मुसेल से थोड़ी जलन होने लगती है क्योंकि सिनीची उसको मांगा अच्छे से दिखाने के लिए बार बार मुसेल की मदद कर रहा होता है। काफी देर तक मांगा पढ़ने के बाद सिनीची पूरी तरीके से थक जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। रात के अंधेरे में चलते वक्त उसको लगता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन सामने जाकर वो देखता है तो वहाँ पर ब्रोकी खड़ा होता है। ब्रोकी उसको अपना वेपन देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो कर सकते हो। तभी वहाँ पर मुसेल भी आ जाती है। सिनीची उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुसेल उसके हाथ को देखकर कहती है कि आपके हाथ में चोट लगी है। सिनीची कहता है कि मैंने ब्रोकी को मारा था, मेरी चिंता मत करो। लेकिन मुसेल कहती है कि नोबल्स का सर्वेंट को मारना इस दुनिया में बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये बात को सुनने के बाद सिनीची बहुत ही हैरान हो जाता है। अगले दिन वो पहली बार सिटी घूमने के लिए निकलता है। वहाँ पर वो देखता है कि सभी शॉप्स के बोर्ड पर वर्ड्स की जगह पर पिक्चर्स बनी हुई है। जब उसको पता चलता है कि इस देश के 80% लोग पढ़ना और लिखना नहीं जानते तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन उसको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो छोटे छोटे बच्चों को सोल्जर की ट्रेनिंग करते हुए देखता है। ये देखने के बाद वो ब्रोकी से पूछता है कि क्या तुमने भी बचपन में इसी तरीके की ट्रेनिंग ली थी। ब्रोकी उसकी बात का हाँ में जवाब देता है और बताता है कि वो पहले एम्पायर की आर्मी में सोल्जर रह चुका है। वो ये भी बताता है कि मुसेल अटैक मैजिक में बहुत ही टैलेंटेड है। तभी मिनोरी सिनीची को समझाती है कि हर दुनिया की तरह यहाँ भी अलग अलग सोशल क्लासेस हैं। कुछ देर के बाद बच्चों की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और वो सब सिनीची के पास आ जाते हैं। वो उससे पूछता है कि आप कौन हो। सिनीची उन्हें एक बुक दिखाता है और कहता है कि मैं ये सब चीजें एक दिन सभी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। फिर वो बच्चों से पूछता है कि ट्रेनिंग के अलावा तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो। बच्चे बताते हैं कि उनके पास खेलने का टाइम नहीं होता। जब ट्रेनिंग नहीं चल रही होती है तब वो खेतों में काम करते हैं या जानवरों की देखभाल करते हैं। ये सुनने के बाद सिनीची उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई बुक पढ़ी है। बच्चे बताते हैं कि बुक्स बहुत ही महंगी होती है और उन्हें सिर्फ नोबल्स और स्कॉलर्स ही पढ़ सकते हैं। फिर सिनीची पूछते हैं कि क्या किसी ने तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं सिखाया, लेकिन सभी बच्चे ना में जवाब देते हैं। ये बात को सुनने के बाद सिनीची को समझ में आ जाता है कि एनिमे, मांगा और गेम्स को इस दुनिया में फैलाना इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद वो वापस से पैलेस लौट आता है। वहाँ पर एक बार फिर से एम्प्रेस पेट्रिका को मांगा पढ़कर सुना रहा होता है, लेकिन लगातार पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज धीरे धीरे बैठने लगती है। तभी मुसेल उनके लिए चाय लेकर आती है। पेट्रालिका उसको इग्नोर करके सिनीची से कहती है कि पढ़ना जारी रखो, लेकिन सिनीची कहता है कि मेरा गला दुख गया है इसलिए मुझे चाय पीना चाहिए। ये सुनते पेट्रालिका गुस्सा हो जाती है और मुसेल को डांटने लगती है। मुसेल कहती है कि मुझे लगा कि सिनीची बहुत ही थक गया है इसलिए मैं चाय लेकर आई हूँ। लेकिन ये बात को सुनकर पेट्रालिका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे बहस कर रही हो। मुसेल तुरंत अपना सर झुकाकर माफी मांग लेती है। फिर भी पेट्रिका उसको बुरा भला कहने लगती है। ये सब देखकर सिनीची को अपना पास्ट याद आता है जब लोग उसको सिर्फ ओटाकू होने की वजह से नीचा दिखाते थे। इसी दौरान पेट्रालिका कहती है कि वो कभी भी एक हाफ एल्फ के हाथ की बनी चाय नहीं पिएगी। इतना कहने के बाद वो मुसेल को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन तभी सिनीची तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको सीधा उसके नाम से बुला लेता है। ये देखकर रूम में मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त सिनीची को एहसास होता है कि उसने इस दुनिया के रूल्स के खिलाफ काम कर दिया है। तब पेट्रालिका उससे पूछती है कि क्या तुमने मुसेल की वजह से मुझे रोका है, जिस पर सिनीची कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता। सिनीची उसके बाद पेट्रालिका से कहता है कि उसको भी अपनी पिछली जिंदगी में लोगों के ताने और बेइज्जती सहनी पड़ी थी। वो बताता है कि उसकी दुनिया में सभी लोग बराबर माने जाते हैं। अगर आप सच में जापानीज कल्चर को समझना चाहती है तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा। ये सुनने के बाद पेट्रालिका बहुत ही हैरान हो जाती है और पूछती है कि इक्वालिटी क्या किसी फिलोसफर का नाम है। उसकी बात को सुनकर सिनीची थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ देर के बाद पेट्रालिका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो मुसेल को माफ कर देती है। फिर वो अनाउंस करती है कि वो भी जापानीज लैंग्वेज सीखेगी। वो कहती है कि अगर एक मेड जापानीज जानती है और मैं न जानूं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले मैं लैंग्वेज सीखूंगी और उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि ओटाकू कल्चर इस दुनिया के लिए सही है या नहीं। इतना कहने के बाद वो मुसेल से कहती है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम सिनीची से जापानीज नहीं सीखोगी। मुसेल भी उसकी बात मान लेती है। फिर पेट्रिका कहती है कि वो कल फिर वापस आएगी। दूसरी तरफ मिनोरी को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। वो तुरंत अपना वेपन निकाल लेती है, लेकिन उसके सामने सिर्फ एक छोटी सी छिपकली होती है। हालांकि उसकी आंख देखकर साफ पता चल रहा था कि उसमें कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ सिनीची पैलेस के अंधेरे रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात मुसेल से होती है। सिनीची उससे पूछता है कि क्या तुम रो रही थी। फिर उसकी नजर मुसेल के हाथ में रखी बुक पर पड़ती है। मुसेल बताती कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि पहले गुलाम थी, बाद में एक ताकतवर रूलर उसको अपनी बेटी की तरह पालने लगा। ये सुनने के बाद सिनीची उसको बताता है कि स्टोरी के एंड में वो लड़की उसी रूलर से प्यार करने लगी। मुसेल कहती कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी में बहुत ही दुख सहे थे और जब आखिर में दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं तो उसकी आंखों में आंसू नहीं रुकते। उसके बाद सिनीची बताता है कि इस एम्पायर में आए हुए उसको 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और उसने जो प्रोजेक्ट्स को शुरू करवाए थे जैसे कि पावर जनरेटर और स्कूल, उसका काम लगभग पूरा हो गया है। मुसेल उससे पूछती है कि क्या स्कूल यही बनने वाला है। सिनीची हाँ में जवाब देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर
हर इंसान बिना किसी स्टेटस या सोशल क्लास के जापानीज कल्चर को सीखे। तभी पेट्रालिका वहाँ पर आ जाती है और सिनिची से कहती है कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। सिनिची पेट्रालिका को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आज तो जापानीज पढ़ने का दिन नहीं था। पेट्रालिका मुस्कुराकर कहती है कि क्या तुमसे मिलने के लिए सिर्फ स्टडी का ही दिन होना जरूरी है। ये सुनते सिनिची शर्मा जाता है और कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। उसके बाद पेट्रालिका उसको एक नोटबुक देती है। जैसे सिनिची उसको खोल कर देखता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही सारे जापानीज वर्ड सही लिखे होते हैं। सिनिची कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, जिस पर पेट्रालिका कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं किसी मेट से हारने वाली नहीं हूँ। इतना कहने के बाद अपनी ट्रांसलेशन रिंग उतार देती है और जापानीज में बात करना शुरू कर देती है। फिर वो मुसेल की तरफ देखकर कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। मुसेल भी रिंग को उतार देती है और वही सेंटेंस बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सही तरीके से बोल नहीं पाती। वहीं दूसरी तरफ कुछ अनजान लोग एक मैजिकल छिपकली के जरिए सिनिची और उसके साथियों पर नजर रख रहे होते हैं। उसके बाद सिनिची नोबल के बच्चों को पढ़ाना जारी रखता है। क्लास खत्म होने के बाद वो पेट्रालिका के साथ बैठकर बात करने लगता है। पेट्रालिका कहती है कि उसको सिनिची के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे ही बात करते करते सिनिची मुसेल का नाम लेता है, पेट्रालिका फिर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सिनिची फिर से मुसेल को जापानीज सिखाने लगता है। मुसेल बहुत ही तेजी से लैंग्वेज सीख रही होती है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही हैरान थे। फिर मुसेल कहती है कि वो जापानीज लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहती है और एक दिन सिनिची अपनी दुनिया में वापस आ गया तो वो भी उसके साथ जाना चाहेगी। लेकिन सिनिची अपने पास्ट की वजह से उसकी बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। लगभग 20 दिन के बाद स्कूल का काम पूरा हो जाता है। मुसेल को सिनिची के लिए लंच लेकर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी पेट्रालिका वहाँ पर आ जाती है और मुसेल को देखकर फिर से जेलस होने लगती है। जब सिनिची मुसेल का साइड लेता है तो पेट्रालिका और भी गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत मुसेल को पैलेस छोड़कर जाने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन तभी कुछ हथियारबंद लोग वहाँ पैलेस पर हमला कर देते हैं और पेट्रालिका, सिनिची और वहाँ मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लोग पेट्रियोटिक बीओ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, जिसका लीडर एलजीसीओ है। ट्रांसलेशन रिंग उतारने के बाद मुसेल उनकी बातों को ट्रांसलेट करने लगती है। वो लोग बताते हैं कि उनके पास एक ऐसा वेपन है जो कि स्कूल को भी तबाह कर सकता है। उसके बाद एलिसियो सीधा सिनिची के सामने आता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि वो अलग अलग रेस को एक साथ पढ़ाकर इस दुनिया के पुराने सिस्टम और ट्रेडिशन को बदलना चाहता है। एलिसियो उसके बाद अपनी सोच के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि ह्यूमंस को हमेशा बाकी रेसेस के ऊपर रहना चाहिए। हर रेस की अपनी एक जगह होती है और किसी और को उस सीमा को पार नहीं करना चाहिए। लेकिन सिनिची उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। वो कहता है कि तुम लोग सबको बराबर समझने की जगह पर उन्हें ऊपर नीचे देख रहे हो और उन पर राज करना चाहते हो। ये बात सुनते ही एलिसियो गुस्से से भर जाता है और सिनिची को धमकी देने लगता है। तभी पेट्रालिका बीच में आकर कहती है कि अगर तुम सिनिची या मिनोरी को मार भी दोगे तो जापान पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात को सुनते ही एलिसियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिनिची को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अपना निशाना पेट्रिका को बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिनोरी धीरे से सिनिची को अपने पास बुलाती है। वो उससे कहती है कि मैं जो बोलूं बस वही करना। सिनिची उसकी बात मानता है और इसी दौरान मिनोरी की शर्ट का एक बटन खुल जाता है। सिनिची को महसूस होता है कि उसके कपड़ों के अंदर कुछ छुपा हुआ है। मिनोरी तुरंत उस चीज को निकाल कर देने को कहती है। सिनिची उसके कपड़ों से एक छोटा सा पेन निकालता है, लेकिन तभी एक किडनैपर उन्हें देख लेता है और तुरंत सिनिची को पकड़कर जोर से जमीन पर फेंक देता है। तब मिनोरी बहाना बनाते हुए कहती है कि उसको सिर्फ खुजली हो रही थी और सिनिची बस उसकी मदद कर रहा था। लेकिन किडनैपर उन्हें धमकी देता है कि अगर दोबारा कोई चालाकी की तो सबको मार देगा। बाद में पता चलता है कि उस पेन के अंदर एक छोटी सी ब्लेड छुपी हुई थी। मिनोरी उसी ब्लेड की मदद से अपने हाथ की रस्सी को काटना शुरू कर देती है। सिनिची उससे पूछता है कि उसके बाद तुम क्या करोगी। मिनोरी कहती है कि सबसे पहले मैं सभी को आजाद करूंगी। सिनिची फिर पूछता है कि उसके बाद का क्या प्लान है, लेकिन मिनोरी कहती है कि हर प्लान हमेशा सोच के मुताबिक काम नहीं करता। ये सुनने के बाद सिनिची कहता है कि अगर हम सिर्फ 10 मिनट और संभल गए तो हमें बचने का मौका मिल सकता है। इतना कहने के बाद वो मिनोरी, मुसील और पेट्रिका की तरफ देखता है जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के अंदर सभी सोल्जर्स रेस्क्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। ग्लास कहता है कि अंपायर उनके कब्जे में, इसलिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मिटोबी कहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से वो सभी सोल्जर को तैयार होने का ऑर्डर देता है। फिर कहानी दोबारा से सिनिची की तरफ आती है। सिनिची किडनैपर से कहता है कि उसको बाथरूम जाना है, जिसके बाद एक आदमी उसको बाहर लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में अचानक सिनिची रुक जाता है। वो आदमी उसको आगे चलने के लिए कहता है, पर सिनिची वहीं पर खड़ा रहता है और सिर्फ मुस्कुराने लगता है। अचानक से 7 बजे का टाइम हो जाता है। जैसे ही घड़ी में 7 बजते हैं वैसे सिनिची के मोबाइल का अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अलार्म की आवाज सुनते ही किडनैपर बुरी तरीके से डर जाता है और पीछे हटने लगता है। आवाज को सुनकर ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स भी तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। तब सिनिची कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैजिक वर्ड्स बोले जा चुके हैं, अब मैं कभी भी तुम सभी को खत्म कर सकता हूँ। असल में सिनिची ने ये अलार्म पहले 7 बजे का लगाया था, क्योंकि उस टाइम उसकी फेवरेट एनिमे कैरेक्टर मोका का बर्थडे होता है। सिनिची सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये अलार्म इतना बड़ा काम आएगा। ये सुनते ही एलिसियो गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो, यहाँ मुझे कोई भी मैजिक नजर नहीं आ रहा है। सिनिची कहता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, इसलिए मेरी मैजिक तुम्हारे मैजिक डिटेक्टर से
पकड़ी नहीं जा सकती। ये बात को सुनते ही एलिसियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने आदमियों को सिनिची को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तब तक मिनोरी अपनी रस्सी से आजाद हो चुकी होती है। वो सभी दुश्मनों पर टूट पड़ती है और एक एक करके सभी को गिरा देती है। उसके बाद वो सिनिची के हाथ की रस्सी को भी काट देती है। एलिसियो फिर से सभी को अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके आदमी डरते हुए कहते हैं कि सिनिची के पास कोई अनजान मैजिक पावर है। ये सुनते ही सिनिची अपना सर उठाकर कहता है कि मेरी मैजिक पावर 5,30,000 है। इतना सुनते ही एलिसियो भी एक पल के लिए घबरा जाता है। तभी मुसेल वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी अटैक मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा मैजिक एक्सप्लोजन होता है और सभी लोग दूर जाकर गिर जाते हैं। कुछ देर के बाद एलिसियो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो अपना डेंजरस मैजिक वेपन एक्टिवेट करता है। पैट्रिका बताती है कि एक बार ये वेपन एक्टिवेट हो जाए तो इसे रोकना नामुमकिन होता है, लेकिन तभी उसके अंदर जल रही आग अचानक से बुझ जाती है। ये देखकर एलिसियो बहुत ही हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे हुआ। तब सिनिची अपनी दुनिया का एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर दिखाता है। वो बताता है कि इसी की वजह से उसका वेपन बंद हो गया। इतने में मिनोरी मौका देखकर एलिसियो के मुंह पर जोर से पंच मार देती है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि जो एम्प्रेस दुश्मनों का साथ दे उसको इस देश पर राज करने का कोई हक नहीं है। इतना कहने के बाद वो पैट्रिका की तरफ एक चाकू फेंक देता है, लेकिन चाकू लगने से पहले ही मुसेल उसके सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो चाकू मुसेल को लग जाता है। उसी वक्त गलास भी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। पैट्रिका तुरंत मुसेल के पास दौड़कर आती है और पूछती है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी। और रोते हुए कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुसेल कमजोर आवाज में कहती है कि उसको खुद भी नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बस इतना कहती है कि उसको अपने मास्टर के पढ़ाए हुए मांगा की बातों पर यकीन है। मुसेल कहती है कि एक दिन जरूर आएगा जब लोग रेस और स्टेटस के ऊपर उठकर एक दूसरे को समझ पाएंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर पैट्रिका बुरी तरीके से घबरा जाती है और बार बार मुसेल का नाम लेकर उसको उठने के लिए कहती है। रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारी एम्प्रेस का ऑर्डर है, इसलिए तुम नहीं मर सकती। उसके बाद सिनिची अपने रूम में लौट आता है। उसको लग रहा होता है कि शायद से मुसेल की मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ देर के बाद उसको पता चलता है कि पैट्रिका असल में अपनी मछली एलिजाबेथ की बात कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिटोबी बताता है कि अंपायर के कुछ नोबल चुपके से टेररिस्ट का साथ दे रहे थे। ये बात को सुनने के बाद सिनिची सोचने लगता है कि क्या सही में मैं इस दुनिया के लिए इन्वेडर हूँ। अगले दिन नए स्कूल की क्लासेस शुरू हो जाती है। लगभग एक महीने के बाद मुसेल भी पूरी तरीके से ठीक होकर वापस आ जाती है और फिर से सिनिची की रोज के कामों में मदद करने लगती है। साथ ही उसका रूम साफ करती है और उसको सब कुछ सिखाने के लिए थैंक यू भी कहती है। पहली क्लास में सिनिची बच्चों को एनिमी और मांगा से जुड़े कुछ नए वर्ड सिखाना शुरू करता है, लेकिन तभी मिनोरी बीच में आकर खुद समझने लगती है। हालांकि बात करते करते वो ऐसी चीजें बताने लगती है जो बच्चों की एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं लगता। ये सब देखकर सिनिची सोचने लगता है कि कहीं वो अपने कल्चर को जबरदस्ती इस दुनिया पर थोप तो नहीं रहा है। तभी पैलेस के पास एक सस्पिशियस इंसान दिखने की खबर मिलती है। सब लोग तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़की बैठी हुई ड्राइंग बनाती हुई नजर आती है। जैसे सिनिची उसकी ड्राइंग को देखता है वो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन मिनोरी तुरंत उस लड़की पर अपना वेपन तान देती है और उससे सवाल करने लगती है। लड़की अपना नाम एलिविया बताती है और कहती है कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर है, लेकिन मिनोरी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती है कि हो सकता है कि बिल्म किंगडम की स्पाई हो, क्योंकि दोनों किंगडम के बीच में काफी टाइम से दुश्मनी चल रही है। उसके बाद सिनिची को पता चलता है कि इस अंपायर में किसी पर भी जासूसी का इल्जाम लगाने पर सीधा मौत की सजा दी जाती है। ये बात को सुनकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि एलिविया को देखकर उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई स्पाई है। फिर सिनिची सबके सामने पैट्रिका को समझाता है कि एलिविया उनके ओटाकू कल्चर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है और प्रोजेक्ट में बहुत ही मदद कर सकती है। लेकिन ग्लास कहता है कि लो सबके लिए एक जैसा होता है, अगर वो स्पाई है तो उसको सिर्फ मौत की सजा मिलेगी। उसके बाद मैजिक रिंग की मदद से एलिविया की पूछताछ की जाती है, लेकिन काफी देर तक जाँच करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। इसी बीच पैट्रिका और मुसेल सिनिची की एक और पुरानी बात सभी के सामने बोल देती है, जिसकी वजह से सिनिची काफी एम्बैरस हो जाता है। तभी मिनोरी भी मजाक में ऐसी बात बोल देती है जैसे कि सिनिची और गिलास एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते सिनिची पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। काफी देर सोचने के बाद सिनिची एक नया प्लान बनाता है। वो कहता है कि एलिविया को डबल एजेंट बना देते हैं, ताकि उसके जरिए ब्लिम किंगडम को वही इन्फॉर्मेशन भेजी जाए जो कि हम भेजना चाहते हैं। सिनिची का ये आइडिया सुनकर गिलास भी बहुत ही इम्प्रेस होता है। कुछ देर के बाद पैट्रिका भी इस प्लान को मान लेती है। वो एलिविया को सिनिची की देखरेख में रखने की परमिशन दे देती है। साथ ही उसको ओटाकू कल्चर प्रोजेक्ट में इंस्टॉलर की जॉब भी मिल जाती है। ये सुनते ही एलिविया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ दिन उनके साथ रहने के बाद सिनिची उसे एनिमे स्टाइल में ड्राइंग बनाने को कहता है। एलिविया बहुत ही शानदार ड्राइंग बना लेती है। उसकी ड्राइंग को देखकर सिनिची भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। तब एलिविया बताती है कि वुल्फोल्क बचपन से अपनी हंटिंग इंस्टिंक्ट्स को ड्राइंग और आर्ट जैसे कामों में बदलना सीखते हैं, लेकिन वो ये भी कहती है कि उसको ड्राइंग सिर्फ मजबूरी में ही नहीं बल्कि दिल से पसंद है।
है। सिनिची उसकी तारीफ करता है और उसका हौसला बढ़ाता है। ये सुनते ही ओलिविया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में सिनिची बच्चों को फेमस गेम्स और विजुअल नॉवेल्स के बारे में पढ़ा रहा होता है। फिर उन्हें एक गेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन दिखाता है और सीन को देखकर सिनिची इतना एक्साइटेड हो जाता है कि बच्चे उसको हैरानी से देखने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वो वापस से पैलेस आ जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि मुसील ओलिविया के बहुत ही सारे कपड़े धो रही होती है। बात करते करते मुसील कहती है कि कभी कभी उसको ओलिविया से जलन होती है क्योंकि वो सिनिची की उस तरीके से मदद नहीं कर पाती जैसे ओलिविया कर रही है। सिनिची मुसील को समझाता है कि उसको जेलस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कहता है कि जो तुम मेरे लिए करती हो वो मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और मैं दिल से तुम्हारी मदद की कदर करता हूँ। ये बात को सुनने के बाद मुसील बहुत ही खुश हो जाती है। रात को डिनर के टाइम पर सब लोग नीचे आ जाते हैं लेकिन ओलिविया अपने रूम से बाहर नहीं आती। ये देखकर सिनिची उसको देखने के लिए उसके रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो देखते हैं कि ओलिविया किसी अजीब सी ड्राइंग बनाने में पूरी तरीके से बिजी है। जैसे ही ओलिविया की नजर सिनिची पर पड़ती है वो तुरंत उसको रूम से बाहर निकाल देती है। ये देखकर सिनिची और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चे गेम्स को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। काफी देर तक उनकी बहस चलती रहती है। तब मिनोरी बीच में आकर सभी को शांत कर देती है। उसके बाद मुसेल जल्दी से सिनिची के पास आती है और बताती है कि प्रिंसेस पाट्रिका ने उसको पैलेस बुलाया है। पैलेस जाते वक्त सिनिची देखता है कि ओलिविया चुप कर खिड़की से उसको देख रही होती है। ये देखकर उसको लगने लगता है कि ओलिविया जरूर कुछ छुपा रही है और शायद से उसके खिलाफ कोई प्लान बना रही है। वहीं पैलेस में पाट्रिका बार बार कहती रहती है कि उसको सिनिची बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बाद में सिनिची को पता चलता है कि वो सिर्फ एनिमे के एक कैरेक्टर की एक्टिंग कर रही थी क्योंकि अब वो ओटाकू कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। इसी दौरान गिलास भी मानता है कि अब उसकी सोच इस कल्चर को लेकर बदल चुकी है और अब उसको ये कल्चर पहले से काफी अच्छा लगने लगा है। बाद में पता चलता है कि पैट्रिका ने सिनिची को सिर्फ अपनी नई एक्टिंग स्किल दिखाने के लिए बुलाया था। उसके बाद भी सिनिची के दिमाग में ओलिविया की अजीब हरकतें चल रही होती है। वो मुसेल को पढ़ाते वक्त भी उसी के बारे में सोच रहा होता है। इसी बीच मुसेल उसको हर चीज के लिए थैंक यू कहती है। वो कहती है कि अब उसको यकीन हो गया कि अलग अलग रेस के लोग भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। फिर वो सिनिची से पूछती है कि क्या एक दिन तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। वो फिर से कहती है कि अगर कभी मौका मिले तो वो भी उसके साथ उसकी दुनिया में जाना चाहेगी। उस रात सिनिची एक सपना देखता है जिसमें मुसेल उसके साथ होती है। लेकिन अचानक सपने में मुसेल की जगह पर ओलिविया आ जाती है। वो सिनिची से कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ मेरी है। ये सुनते सिनिची डर कर उठ जाता है लेकिन उठते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ओलिविया सच में उसके ऊपर बैठी होती है। ओलिविया को अपने ऊपर बैठा देखकर सिनिची जोर से चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही मुसेल और मिनोरी भी तुरंत रूम में आ जाती है लेकिन तब तक ओलिविया वहाँ से भाग चुकी होती है। सिनिची उन्हें कुछ समझा पाता उससे पहले वो गायब हो जाती है। दूसरी तरफ रुमिल्डा और लोक्स बुक को लेकर फिर से बहस कर रहे होते हैं। रो कहता है कि रुमिल्डा हर दो लड़कों की दोस्ती को रोमांस बना देती है। वहीं रुमिल्डा उसकी फेवरेट स्टोरी का मजाक उड़ाने लगती है। दोनों की बहस काफी देर तक चलती रहती है। तभी अचानक एक गन शॉट की आवाज गूंजती है। ये सुनते ही मिनोरी तुरंत उन सबको शांत कर देती है। बाद में सब लोग स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते झगड़े के बारे में बात करते हैं, खासकर हाफ एल्फ और बाकी रेसेस के स्टूडेंट्स के बीच। ये देखकर सिनिची कहता है कि मुसेल को भी स्कूल में मदद करनी चाहिए क्योंकि अब स्टूडेंट्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है। लेकिन पाट्रिका तुरंत उसकी बात को मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि इससे मुसेल को सिनिची के साथ और ज्यादा टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। कुछ देर के बाद जापान से एक नया शिपमेंट आता है। उसमें मिनोरी की फेवरेट कॉमेमोरेटिव बॉल भी होती है। ओलिविया उस बॉल को देखते ही उठा लेती है और उसके साथ खेलने लगती है। काफी देर तक सब लोग उसके पीछे भागते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि ओलिविया को वो बॉल सिर्फ इसलिए पसंद आई थी क्योंकि उसको चांद की तरह याद दिलाता है। आखिर में मिनोरी वो बॉल उसको गिफ्ट कर देती है। ये देखकर सिनिची के दिमाग में एक नया आइडिया आ जाता है। वो सोचता है कि अगर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ खिलाया जाए तो उनके बीच की नफरत कम हो सकती है। इसलिए वो फुटबॉल टूर्नामेंट करने का फैसला करता है। पाट्रिका भी उसकी बात मान लेती है और विनर्स के लिए प्राइज अनाउंस कर देती है। वहीं मुसेल सभी प्लेयर्स के लिए लंच बॉक्सेस तैयार करने लगती है। एक हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। मैच के फर्स्ट हाफ में रुमिल्डा अकेली दूसरी टीम पर भारी पड़ रही होती है। वो इतने गोल्स करती है कि हाफ टाइम तक स्कोर 50 और 0 हो जाते हैं। ये देखकर मिनोरी कहती है कि सेकंड हाफ में मैजिक यूज करने की परमिशन देनी चाहिए। थोड़ी बहस के बाद सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। लंच के दौरान पाट्रिका की गाल पर चावल का एक दाना चिपक जाता है। सिनिची कहता है कि जापान में इसे हटा देना एक नॉर्मल बात है और खुद उसके गाल से चावल हटा देता है। लेकिन तभी गिलास भी वही करने लगता है। ये देखकर सिनिची के होश उड़ जाते हैं जबकि मिनोरी ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। लंच के बाद मैच फिर से शुरू होता है। अब सभी प्लेयर्स अपनी स्पोर्ट्स स्किल के साथ साथ मैजिक का भी यूज करने लगते हैं। रुमिल्डा के पावरफुल शॉट्स को मैजिक से रोका जाता है। वहीं लोग एक जबरदस्त गोल करता है जिसका इम्पैक्ट पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। देखते ही देखते फुटबॉल का मैच एक बहुत ही बड़ा मैजिक बैटल में बदल जाता है। सभी प्लेयर्स अपनी मैजिक पावर का यूज करने लगते हैं जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड लगभग तबाह हो जाता है। ये देखकर मिटोबी कहता
कहता है कि कभी कभी स्पोर्ट्स लोगों को जोड़ने की जगह पर उनके बीच में राइवलरी भी पैदा कर देता है। सिनिची सभी को रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में सभी प्लेयर्स थक कर एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। सिनिची मैच को खत्म करने वाला होता है, तभी अचानक से पैट्रिका खुद ग्राउंड में उतर जाती है और सबके बीच से बॉल को छीन लेती है और एक शानदार गोल कर देती है। गोल करते ही वो खुशी से मुचेल के साथ हाई फाई करती है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मिटोबी कहता है कि एम्प्रेस को सबके साथ इतना घुल मिल कर देखना देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सिनिची भी उसकी बात से सहमत होता है। वो कहता है कि ऐसे ही पल लोगों को स्टेटस और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक दूसरे के करीब लाते हैं। क्योंकि पैट्रिका भी मैच में शामिल हुई थी, इसलिए मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है और प्राइज दोनों टीम्स में बराबर बांट दिए जाते हैं। अगले कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट्स फिर से बहस करने लगते हैं, लेकिन इस बार उनकी बहस रेस या सोशल क्लास को लेकर नहीं होती, बल्कि गेम्स और फिक्शनल वेपन्स को लेकर होती है। ये सब देखकर सिनिची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी मेहनत की वजह से इस दुनिया में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। उसके बाद सिनिची को पता चलता है कि जापान से मंगवाई गई बुक्स फिर से गलत ना आ गई हो। वो मिटोबी से कहता है कि पिछली बार भी कुछ बुक्स गलत आ गई थी, लेकिन इस बार तो ज्यादातर बुक्स ही अलग भेज दी गई है। ये देखकर सिनिची कहता है कि अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मुझे खुद जापान जाकर बुक्स को लेकर आनी होगी। फिर वो मिटोबी से सिर्फ एक बार और जापान जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन मिटोबी कहता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया का लोकेशन एक स्टेट सीक्रेट है। तब सिनिची एक आइडिया देता है। वो कहता है कि तुम मुझे बेहोश करके जापान ले जा सकते हो, इससे किसी को भी इस जगह के बारे में पता नहीं चलेगा। सिनिची बताता है कि स्टूडेंट्स नए लेसन का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बुक्स का सही होना बहुत ही जरूरी है। फिर वो कहता है कि प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर होने के नाते मैं जापान जाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काफी सोचने के बाद मिटोबी उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। उसके बाद सिनिची मुसेल को बताता है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए जापान जा रहा है। सिनिची मुसेल को यकीन दिलाता है कि वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन मुसेल फिर भी परेशान होती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम सच में वापस आओगे। सिनिची एक बार फिर से उसको भरोसा दिलाता है। उसके बाद वो मिटोबी से कहता है कि मुसेल को भी मेरे साथ जापान भेज दो, लेकिन मिटोबी साफ मना कर देता है। वो बताता है कि अगर इस दुनिया का कोई इंसान अर्थ पर आया तो दोनों दुनिया की इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। ट्रिप पर जाने से पहले मुसेल सिनिची का सूटकेस गेट के पास रख देती है। सिनिची दवा पीने के बाद जापान पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि एक ही जगह पर दो सूटकेस रखी हुई है। जब वो दूसरा सूटकेस खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर मुसेल छुप कर बैठी होती है। ये देखकर सिनिची बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसको मिटोबी की बात याद आ जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद उसको पता चलता है कि मुसेल बिल्कुल ठीक है, उसके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है। तब सिनिची समझ जाता है कि मिटोबी शुरू से उसे झूठ बोल रहा था। दूसरी तरफ मिटोबी और मिनोरी को भी पता चल जाता है कि मुसेल चुप कर जापान जा चुका है, लेकिन उसको फिलहाल रोकने की जगह पर दूर से उस पर नजर रखने का फैसला करते हैं। इधर मुसेल सिनिची से माफी मांगने लगती है, लेकिन सिनिची उसको माफी मांगने नहीं देता। वो उसका पूरा ख्याल रखता है और उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देता। उसके बाद वो मुसेल को जापान घुमाना शुरू करता है। मुसेल वहाँ की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, खासकर चलते हुए पानी को देखकर वो और भी एक्साइटेड हो जाती है। फिर सिनिची उसको अखीबारा ले जाने की बात करता है। ये सुनते ही मुसेल खुशी से मान जाती है। वहाँ पहुंचकर वो ट्रेन, कार्स और बड़ी बड़ी शॉप्स को देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि अब तक उसने ये सब सिर्फ मांगा में ही देखा था। सिनिची उसको एनिमे, मांगा और गेम से जुड़ी कई फेमस जगह दिखाता है, साथ ही उसको ओटाकू कल्चर के बारे में और डिटेल्स में समझाता है। इसी दौरान मुसेल मजाक में कहती है कि तुम जिस फोटो को खरीदने वाले उसी जगह पर मैं अपनी बूमर्स वाली फोटो दे सकती हूँ। ये बात को सुनते ही सिनिची पूरी तरीके से शौक हो जाता है। पूरा दिन घूमने, गेम्स खेलने और टेस्टी फूड खाने के बाद दोनों एक मेड कैफे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सिनिची अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की ड्राइंग अपने ऑमलेट राइस पर बनवाने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं मुसेल कहती है कि उसकी प्लेट पर सिनिची का फेस बना दिया जाए। जब उसकी प्लेट पर ड्राइंग बन जाती है तो उसको देखते ही रोने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब उसको सिनिची का फेस खाना पड़ेगा। काफी देर तक समझाने के बाद उसको पता चलता है कि वो सिर्फ एक ड्राइंग है। उसके बाद वो आराम से खाना खाना शुरू करती है। दूसरी तरफ फैंटेसी वर्ल्ड में पैट्रिका बहुत ही एक्साइटेड होती है। वो अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही होती है, ताकि सिनिची से वापस आते ही उससे मिल सके। दिन खत्म होने के बाद सिनिची और मिचेल घर लौट आते हैं। सिनिची उससे पूछता है कि आज का दिन तुम्हें कैसा लगा। मुसेल कहती है कि अपनी पूरी जिंदगी में इस दिन को कभी नहीं भूल पाएगी। सिनिची उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोल रही हो। उसके बाद दोनों के बीच में एकदम से खामोशी छा जाती है। इसी दौरान सिनिची को पहली बार इतनी नर्वसनेस महसूस होती है जितनी उसको दूसरी दुनिया में कभी नहीं हुई थी। खामोशी तोड़ने के लिए वो मुसेल से गेम खेलने के लिए पूछता है, लेकिन मुसेल मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाना चाहती हूँ। इसी भी सिनिची को जरूरी सामान खरीदने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिका पैलेस में बहुत ही तेजी से काम कर रही होती है, ताकि वो जल्दी से फ्री होकर सिनिची से मिल सके। ग्लास उसकी एक्साइटमेंट को देख लेता है और जराई से कहता है कि महारानी पहले कभी इतनी एक्साइटेड नहीं हुई। लेकिन जराई कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है। इधर जब सिनिची वापस घर आता है तो वो देखता है कि मुसेल सो चुकी होती है। सिनिची चुपचाप उसके पास जाता है और उसको उठाकर बेड पर सुला देता है। फिर उसको गुड नाइट बोलकर रूम की लाइट्स को बंद कर देता है।
दूसरी तरफ पैट्रिका भी सारा काम खत्म कर लेती है और वो सबसे पूछती है कि सिनिची कहाँ पर है। तभी अचानक उसको किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसके सामने जिराई खड़ा होता है, जिसने सिनिची जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं और उसकी एक्टिंग कर रहा होता है। वो पैट्रिका से कहता है कि तुमने आज बहुत ही मेहनत की है। कुछ देर के बाद सब लोग उसको बताते हैं कि सिनिची जापान गया हुआ है। पैट्रिका पूछती है क्या वो अकेला ही गया है। सब लोग हाँ कह देते हैं, लेकिन उनके चेहरे की घबराहट साफ दिख रही होती है। ये सुनते ही पैट्रिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर सिनिची गहरी नींद में सो रहा होता है और सपने में कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होता है। अचानक से सिनिची की आंख खुलती है और वो वापस से दूसरी दुनिया में आ जाता है। वो सोचता है कि जापान में बिताए हुए एक दिन उसके लिए बहुत ही मजेदार था, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो जापान बुक्स खरीदने के लिए गया था और वो तो बुक्स लेना ही भूल गया। ये सुनकर मिटोबी उससे कहती है कि हमने इस ट्रिप पर इतना सारा बजट खर्च कर दिया और इतना सब होने के बाद भी तुम एक बुक लेकर वापस नहीं आए। दूसरी तरफ मुसेल जापान से इंस्पायर होकर ओर्म्यूराइज प्लेट पर ड्राइंग बना रही होती है। सिनिची उसको देखकर मुस्कुराता है। फिर वो कहता है कि कम से कम तुम इस ट्रिप से कुछ न कुछ सीख कर तो आए हो। उसके बाद सभी लोग मिलकर गाना गाने लगते हैं। तभी मिनोरी सिनिची से पूछती है कि आखिर तुम मिसेल को क्या सिखा रहे थे। सिनिची को उसकी बात समझ में नहीं आती, इसलिए उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर मिनोरी कहती है कि तुमने मिसेल को बिल्कुल मैड कैफे की मेड की तरह बिहेव करना सिखा दिया। ये सुनकर मुसेल पूछती है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। मिनोरी कहती है गलती तुम्हारी नहीं बल्कि सिनिची की है, क्योंकि ये सबको सिर्फ एक तरफ की इन्फॉर्मेशन देता रहता है। ये सुनकर सिनिची मजाक में कहता है कि ये बात आखिर बोल कौन रहा है। इधर एलिविया खाना खाकर उसकी तारीफ करती है। वहीं ब्रोकी कहता है कि काश मेरी वाइफ भी ये खाना खा पाती। ये सुनकर सिनिची बहुत ही हैरान हो जाता है, इसलिए वो ब्रोकी से पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसकी वजह सीन पैलेस की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सिनिची पैट्रिका को आवाज लगाता है, लेकिन वो रूम का दरवाजा नहीं खोलती। जेरी भी उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए वो दरवाजा खोल देता है, लेकिन रूम पूरी तरीके से खाली होता है। तभी सिनिची को वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर उसको पता चलता है कि पैट्रिका अपनी मर्जी से पैलेस छोड़कर चली गई है, क्योंकि अपनी हर रोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थक चुकी होती है। ये सुनते ही ग्लास भी सोल्जर्स को उसको ढूंढने के लिए ऑर्डर दे देता है। सिनिची भी उसकी तलाश में निकल पड़ती है। कुछ देर के बाद वो एक रूम में पहुंचता है, जहाँ पर उसको एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है। जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि पैट्रिका उसके अंदर छुपकर आराम से सो रही होती है। वो नींद में ही अपनी माँ और पापा को याद करते हुए बोल रही होती है। तभी ग्लास भी वहाँ पर आ जाता है और वो सिनिची से कहता है कि मैंने तुम्हें इस तरफ आते हुए देख लिया था। जैसे सिनिची पैट्रिका को देखता है उसको उठने के लिए कहता है। पैट्रिका अपनी आंखें खोलती है और उन्हें देखते ही गुस्से में आ जाती है। तभी गिलास उससे कहता है कि अब आप पैलेस वापस चलिए, जिस पर पैट्रिका कहती है कि मैं बस थोड़ा सा आराम कर रही थी। सिनिची भी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पैट्रिका उसकी बात बीच में ही काट देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद गिलास सिनिची का शुक्रिया अदा करता है। तभी सिनिची उससे पूछता है कि क्या पैट्रिका को एक दिन की छुट्टी नहीं दी जा सकती। गिलास बताता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किंगडम के बहुत ही सारे काम सिर्फ एम्प्रेस ही संभाल सकती है। लेकिन कुछ देर तक सोचने के बाद वो उसको 2 दिन की छुट्टी देने के लिए मान जाता है। उसके बाद मुसेल सिनिची से पूछती है कि तुम इतना क्या सोच रहे हो। सिनिची कहता है कि मैं बस यही सोच रहा था कि हर इंसान की अपनी अलग दिक्कत होती है, जिस पर मिनोरी कहती है कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगली सुबह जेरी भागते हुए सिनिची के पास आता है। वो बताता है कि पैट्रिका ने काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है और उसने खुद को रूम के अंदर बंद कर लिया है। इतना ही नहीं, उसने रूम के बाहर एक मैजिक बैरियर भी लगा दिया है, जिस वजह से आइलैंड का कोई भी इंसान अंदर नहीं जा पाएगा। जेरी जैसे दरवाजे को छूता है उसे एक बहुत ही तेज मैजिकल शॉक लगता है। उसके बाद मिनोरी दरवाजे को टच करती है, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं होता। फिर सिनिची भी दरवाजा छूता है और उसको भी शॉक नहीं लगता। तब उसको समझ में आ जाता है कि सिर्फ ये दोनों ही रूम के अंदर जा सकते हैं। ये देखकर ग्लास उनसे मदद मांगता है। वहीं जेरी को भी अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब सिनिची बताता है कि पैट्रिका की हालत जापान की एक कंडीशन जैसी है, जिसको होकिकोमोरी कहा जाता है। ये सुनकर दोनों उससे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तब सिनिची बताता है कि ऐसे लोग काम, पढ़ाई और लोगों से मिलना सब कुछ छोड़ देते हैं और बहुत लंबे टाइम तक खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं। जेरी को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वहीं गिलास उससे पूछता है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जिस पर मिनोरी कहती है कि ये काम हम पर छोड़ दीजिए। फिर वो सिनिची की तरफ इशारा करके कहती है कि हमारे देश में हिकिकोमोरी के मामले में इन्हें बेहतर एक्सपर्ट कोई नहीं है। ये सुनने के बाद सिनिची भी बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी मिनोरी उसे याद दिलाती है कि तुम खुद पहले भी हिकिकोमोरी की लाइफ जी चुके हो, इसलिए तुम इस दिक्कत को सबसे अच्छे से समझ सकते हो। ये सुनने के बाद सिनिची एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। लेकिन उससे पहले उस सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो बताता है कि हिकिकोमोरी से गुजर रहे लोग ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करते, इसलिए मुझे उसे अकेले में ही बात करनी होगी। सबके जाने के बाद गिलास सिनिची से माफी मांगता है। वो कहता है कि ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि हम सब ने मिलकर पैट्रिका पर बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी थी। तभी सिनिची नोटिस करते ही गिलास पैट्रिका को नाम से बुला रहा है, इसलिए वो उससे इसका रीजन पूछता है। गिलास बताता है कि पैट्रिका असल में उसकी कजन है। पहले एम्परर ने सक्सेशन में पैट्रिका को पहले नंबर पर रखा था और उसको दूसरे नंबर पर, इस वजह से पैट्रिका एम्प्रेस बनी, जबकि उसका एडवाइजर बन गया। फिर गिलास बताता है कि असल में ये पोजीशन पैट्रिका के पेरेंट्स की थी, लेकिन पावर की लड़ाई के दौरान उनकी मौत
हो गई। उस वक्त पैट्रिका भी बहुत ही छोटी थी। कुछ देर के बाद चुप रहने के बाद गिलास बताता है कि उनकी मौत नॉर्मल नहीं थी, बल्कि उनका मर्डर किया गया था। ये सुनकर सिनिची बहुत ही हैरान हो जाता है, इसलिए वो पूछता है कि उन्हें किसने मारा था, जिस पर गिलास बताता है कि ये सब उसके अपने पेरेंट्स ने ही मारा था। पावर के लिए एक ही फैमिली के लोगों ने एक दूसरे का खून कर दिया था। और जब पिछले एम्पायर को इस बात का पता चला तो वो भी सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तब सिनिची पूछता है कि क्या पैट्रिका को ये सब सच पता है। गिलास कहता है कि उसको सब कुछ पता है, शायद से इसी वजह से वो एक परफेक्ट एम्प्रेस बनने की पूरी कोशिश करती है, ताकि उसके पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो दोबारा कभी ना हो। वो ये भी मानता है कि हम सब उसकी मेहनत और सेक्रीफाइस का फायदा उठाते रहे। सिनिची उसकी बात समझ जाता है और कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमारे बीच में नहीं आओगे, ये सब मुझे ही हैंडल करने दो। इतना कहने के बाद सिनिची रूम के बाहर खड़ा होकर पैट्रिका को आवाज लगाता है। अंदर से पैट्रिका कहती है कि मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ और न ही मैं इस रूम से बाहर आने वाली हूँ। लेकिन सिनिची कहता है कि मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस कुछ देर तक तुम्हारे साथ बैठकर बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर पैट्रिका उससे पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। सिनिची कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। इसके बाद पैट्रिका रूम का दरवाजा खोल देती है और उसको अंदर आने देती है। अंदर आते ही वो सिनिची से कहती है कि मैं लगातार काम करते करते थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी रूम में रहूंगी। सिनिची रूम को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुमने रूम की ऐसी हालत क्यों बना रखी है। जिस पर पैट्रिका बताती है कि उसने जापान के परफेक्ट हिकोकोमोरी बनने की गाइड पढ़ी थी। उसमें लिखा था कि हिकोकोमोरी लोग इसी तरीके से जीते हैं, इसलिए मैंने मांगा पढ़ा और एनिमे देखना शुरू कर दिया। ये सुनकर सिनिची हंसने लगता है, फिर कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, लेकिन मैं तुम्हारे रूम को 10 में से सिर्फ 50 नंबर ही दूंगा। ये सुनकर पैट्रिका बहुत ही हैरान होती है, इसलिए वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तब सिनिची बताता है कि मैं तुम्हें असली हिकोकोमोरी रूम दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो पूरा रूम सेट करना शुरू कर देता है। वो बताता है कि हिकोकोमोरी का रूम छोटा होना चाहिए और मांगा, गेम्स और जरूरत का हर सामान हाथ के पास होना चाहिए, तभी उसको असली हिकोकोमोरी रूम कहा जाता है। पैट्रिका रूम को देखकर बहुत ही खुश होती है। वो कहती है कि मैंने बिल्कुल भी ऐसे रूम की कल्पना नहीं की थी। सिनिची मुस्कुराते हुए कहता है कि हिकोकोमोरी की टेंशन अब मुझ पर छोड़ दो। दूसरी तरफ मिनोरी देखती है कि गिलास काफी परेशान लग रहा था। गिलास कहता है कि मुझे सिनिची पर तो भरोसा है, लेकिन बिना कुछ किए बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी मिनोरी चुपके से रूम के अंदर झांकती है, लेकिन अंदर का सीन देखकर वो बहुत ही हैरान होती है, क्योंकि सिनिची और पैट्रिका साथ में गेम्स खेल रहे होते हैं और मांगा पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद सिनिची पैट्रिका को हिकोकोमोरी लाइफ के बारे में डिटेल्स में समझाने लगता है। वक्त के साथ साथ पैट्रिका को भी ये लाइफ स्टाइल पसंद आने लगता है। इधर मिनोरी सभी को बताती है कि आज रात सिनिची एम्प्रेस के साथ ही रुकने वाला है। ये सुनते ही मुसेल बुरी तरीके से हैरान रह जाती है। इसी दौरान पैट्रिका अपनी इस नई लाइफ को खुलकर एंजॉय करने लगती है। सिनिची कई बार उसको गार्ड से बचाकर बाहर भी ले जाता है, लेकिन बात करते वक्त वो पैट्रिका से कहता है कि जब तक तुम खुद ना चाहो मैं तुम्हें वापस जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। वहीं पैलेस में मुसेल इसी बात को लेकर परेशान रहती है, जिस वजह से वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाती और जब सब लोग खाना खाते हैं तो कुकिंग पॉट पूरी तरीके से खाली होता है। उसके बाद सिनिची पैट्रिका को बताता है कि बचपन की दोस्त ने रिजेक्ट होने के बाद वो खुद ही हिकोकोमोरी बन गया था। सिनिची पैट्रिका से कहता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम तक खुद को दुनिया से अलग रखे तो उसके लिए नॉर्मल लाइफ में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिनिची की ये बात पैट्रिका के दिल को छू जाती है। वो अपने बारे में सोचने लगती है और गिलास और बाकी सभी लोगों के लिए गिल्टी महसूस करती है। अगली सुबह पैट्रिका रूम का दरवाजा खोल देती है और बाहर लगा म्यूजिक बैरियर भी हटा देती है। उसके बाद वो गिलास और जेरी से माफी मांगती है। फिर वो कहती है कि मैं दोबारा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गिलास बहुत ही खुश हो जाता है और सिनिची का शुक्रिया अदा करता है। इधर मुसेल अब भी सबसे माफी मांग रही होती है और उन्हें थोड़ा सा इंतजार करने के लिए कहती है। वहीं मिनोरी भी सिनिची के वापस आने का वेट कर रही होती है। उसके बाद सीन दोबारा से क्लासरूम शिफ्ट हो जाता है, जहाँ मुसेल स्टूडेंट को पढ़ाती हुई दिखाई देती है। सिनिची उसको देखते हुए सोचता है कि मैंने उसको जो कुछ भी सिखाया था उसमें से उसको कितना याद रखा होगा। क्लास खत्म होते ही उन्हें बाहर मीटो मिल जाता है। सिनिची उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, जिस पर मीटो बताता है कि मैं कोगावा से जुड़े एक काम की वजह से आया हूँ। ये सुनकर मिनोरी पूछती है कि क्या ये मेरी वेकेशन से रिलेटेड है। तभी सिनिची बताता है कि पैट्रिका अब दोबारा से एम्प्रेस की ड्यूटी संभाल रही है। गिलास भी उसकी बात पर हाँ कर देता है और एक बार फिर से सिनिची का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं होगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हारी मदद करूंगा। सिनिची कुछ देर तक सोचता है और फिर गिलास से पूछता है कि क्या तुम किसी अच्छी वेकेशन पैलेस के बारे में जानते हो। ये सुनकर मिनोरी बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी सिनिची उसको याद दिलाता है कि अनसेट पेड वेकेशन भी दिक्कत दे सकती है। फिर वो मिनोरी से पूछता है कि क्या तुम अपनी वेकेशन इस दुनिया में स्पेंड करना चाहती हो, जिस पर मिनोरी हाँ कह देती है। तब गिलास उन्हें कैपिटल के अंदर बनी
मिनोरी इंपीरियल विला जाने की सलाह देता है। मिनोरी पूछती है क्या वो एम्प्रेस के विला है, जिस पर गिलास कहता है कि मैं उनसे परमिशन ले लूंगा। वो बताता है कि विला के पास एक बहुत ही खूबसूरत लेक भी है और अभी का मौसम स्विमिंग पूल के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये सुनकर मिनोरी मुस्कुराने लगती है। फिर वो मजाक में गिलास से कहती है कि बदले में मैं तुम्हें वही बुक दे दूंगी। गिलास तुरंत मना कर देता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मिनोरी हंसने लगती है और कहती है कि फिर तुम भी ये बुक को रख लेना। ये सुनकर गिलास चैन की सांस लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद मिनोरी कहती है कि क्यों न हम सब साथ में चले। फिर वो मुसेल को भी अपने साथ चलने के लिए इनवाइट कर देती है। ये सुनकर मुसेल थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछती है कि क्या मैं भी तुम सबके साथ चल सकती हूँ, जिस पर मिनोरी कहती है कि बिल्कुल चल सकती हो। फिर वो मुसेल से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुद एक अच्छा सा स्विम सूट भी चूज करूंगी। ये सुनकर मुसेल बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद सीन लेक की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इधर पैट्रिका जल्दी से अपना सारा काम खत्म करने में लगी होती है ताकि वो भी इंपीरियल विला जा सके। दूसरी तरफ सब लोग उसके लिए स्विम सूट चूज कर रहे होते हैं, लेकिन काफी देर तक बात करने के बाद वो फिर से वही चॉइस पर आ जाते हैं जिन्हें उन्होंने शुरुआत की थी। इधर सिनीची और मुसेल पानी में मस्ती कर रहे होते हैं, तभी लोग भागते हुए उनके पास आता है। वो बताता है कि कुछ मिस्टीरियस लोगों ने लाइटनिंग मैजिक से रिल्डा पर अटैक कर दिया है और मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। ये सुनकर मिनोरी तुरंत समझ जाती है कि ये वही ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसने पहले स्कूल पर अटैक किया था। उसको ये भी लगता है कि उनका असली टारगेट सिनीची है, इसलिए सबसे पहले उसकी सेफ्टी जरूरी है। लेकिन इसके बाद भी सब लोग साथ चलने का फैसला करते हैं। निकलने से पहले सिनीची सबसे पहले एक बात करता है। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब किसी एक की जान बचाने के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस होना पड़े, इसलिए इस बार सबसे पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम सब बिना किसी नुकसान के वापस लौटेंगे। उसके बाद इन अटैकर्स की तरफ चला जाता है जहाँ पर तीनों एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी ओलिविया अचानक से उनके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम चाहे कितना भी चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें ढूंढ ही लूंगी और इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो तुरंत उन पर अटैक कर देती है, जिससे कि उनमें से दो लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी मुसेल और लोग पीछे से उन पर अपनी पावर से अटैक कर देते हैं। वहीं तीसरे अटैक्स को ओलिविया अकेले ही हरा देती है। कुछ ही पल में तीनों अटैकर्स जमीन पर गिर जाते हैं। उसके बाद मुसेल और लोग रेमिल्डा की तरफ भागते हैं। लोग जैसे ही रेमिल्डा को ठीक देखता है वो चैन की सांस लेता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इसी बीच अटैकर फिर से भागने की कोशिश करते हैं। ये देखकर ओलिविया तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ती है। वहीं मिनोरी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मुसेल और सिनीची भी ओलिविया के पीछे भागने लगते हैं। अटैकर्स का पीछा करते वक्त अचानक ओलिविया का पैर एक छुपे हुए रोप में फंस जाता है और वो सीधा ऊपर पेड़ पर लटक जाती है। कुछ देर के बाद मुसेल उसके पास पहुंचती है, लेकिन ओलिविया उससे कहती है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम उन अटैकर्स का पीछा जारी रखो। ये सुनकर मुसेल फिर से उनके पीछे भागने लगती है। कुछ देर के बाद वो अपना हाथ जमीन पर रखती है और अपनी मैजिक का यूज करती है, जिसकी वजह से जमीन फट जाती है और अटैकर के नीचे से एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें वो सब गिर जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक अटैकर अचानक से मुसेल के पीछे आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। ये देखकर सिनीची पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। मुसेल उससे कहती है कि मेरे पास मत आना, लेकिन उसी वक्त सिनीची को अपना पास्ट याद आता है। वो सोचता है कि इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं होने दूंगा, इसलिए वो बिना रुके मुसेल की तरफ दौड़ता रहता है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ये सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है जहाँ मिनोरी गन लेकर खड़ी होती है। वो सबको वहीं पर रुकने का ऑर्डर देती है। फिर अटैकर से कहती है कि अपना डिस्क्यूज हटाओ और अपना असली चेहरा दिखाओ, लेकिन वो सब उससे कहते हैं कि पहले गन को नीचे रख दो। इतना कहने के बाद अपना डिस्क्यूज उतार देते हैं, जिन्हें देखकर सिनीची बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वही ऑफिसर होते हैं जो कि पहले भी दिख चुके थे। मिनोरी उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर आने की अपनी वजह थी। फिर ऑफिसर्स बताते हैं कि वो सब यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, लेकिन मिनोरी कहती है कि इस बारे में किसी ने मुझे बताया तक नहीं, और अगर ये बात सच थी तो तुमने शुरू से अपनी पहचान क्यों नहीं बताई। ये सुनते सभी ऑफिसर्स माफी मांगने लगते हैं। तभी पैट्रिका स्विम सूट पहनकर वहाँ पर आ जाती है। उसको देखते ही उनमें से एक आदमी तुरंत कहता है कि मैं तो शुरू से इस स्विम सूट के खिलाफ था, ये आइडिया तो इन सब का था। ये सुनकर बाकी सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने तुरंत ही सारी गलती दूसरों पर डाल दी थी। लेकिन पैट्रिका कहती है कि ये स्विम सूट पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तब जिराई भी कहता है कि ये तुम पर काफी अच्छा लग रहा है, खासकर इसके ऊपर लगा हुआ नेम टैग। ये सुनते ही वही आदमी तुरंत बोल पड़ता है कि नेम टैग लगाने का आइडिया मेरा था। पैट्रिका उस आदमी की तारीफ करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि अब मुझे और वेट नहीं हो रहा है, इसलिए वो गिलास को जल्दी से चलने के लिए कहती है, जिसकी वजह से कौंसल चेयरमैन स्टीफन की कुर्सी फिलहाल के लिए बच जाती है। उसके बाद मीटो को पता चलता है कि फुटबॉल मैच की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर लीक हो गई है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि इससे दूसरी दुनिया का राज सबके सामने आ सकता है। तब सिनीची एक आइडिया देता है। वो कहता है कि इस रिकॉर्डिंग को फैंटेसी मूवी बना देते हैं ताकि सबको लगे कि ये सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। ये सुनकर मिनोरी मूवी की डायरेक्टर बन जाती है और तुरंत शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग के दौरान पैट्रिका खुद मूवी की मेन हीरोइन बनती है और कई सीन्स में अपनी असली मैजिक का भी यूज करती है। ब्रेक के टाइम पर सिनीची, मुसेल, ओलिविया और पैट्रिका का साथ बैठा होता है। तब वो पैट्रिका की कॉस्ट्यूम की तारीफ करता है और कहता है कि तुम इस लुक में बहुत ही अच्छी लग रही हो। उसके बाद स्टोरी थोड़ी पीछे चली जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि सिनीची ने पैट्रिका
पैट्रिका को मूवी में काम करने के लिए कैसे मनाया था। वो उससे कहता है कि इस रोल के लिए तुमसे बेटर और कोई भी नहीं हो सकता। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार पैट्रिका मान जाती है। फिर मिनोरी बताती है कि मूवी बनाने में सभी बच्चों ने उसकी मदद की थी। जो नोवेल लिखना चाहते थे उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और जिन्हें कॉस्प्ले पसंद था उन्होंने कस्ट्यूम तैयार किए। इसी वजह से मूवी का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद खबर मिलती है कि एक असली ड्रैगन मिल चुका है। ये सुनकर सब लोग लूना के साथ उसको देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन उस ड्रैगन को कंट्रोल करने की कोशिश फेल हो जाती है क्योंकि ड्रैगन उल्टा उन्हीं पर अटैक कर देता है। ये देखकर सब लोग मूवी में असली ड्रैगन का आइडिया छोड़ देते हैं। उसके बाद शूटिंग फिर से नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाती है। इसी दौरान मुसेल पैट्रिका की कॉस्ट्यूम को देखकर कहती है कि ये तो थोड़ी सी ज्यादा ही बोल्ड नहीं है, जिस पर सिनीची बताता है कि ऑडियंस को मूवी अच्छे से दिखाने के लिए जरूरी होता है। फिर वो कहता है कि हमें बिहाइंड द सीन भी रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि ये सब सिर्फ एक स्पेशल इफेक्ट का कमाल है। एक सीन खत्म होने के बाद पैट्रिका सिनीची के पास आती है और उससे पूछती है कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। सिनीची पैट्रिका को बताता है कि हम मूवी के लिए एक ड्रैगन बना रहे थे और मिनोरी के साथ बाकी सभी लोग सुबह से उसी की तैयारी में लगे हुए थे। ये सुनकर पैट्रिका काफी इम्प्रेस होती है। वो कहते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स वाली मूवी बनाना उसकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। तब सिनीची उसको पूरा प्लान समझाता है। वो कहता है कि ड्रैगन उस पहाड़ के पीछे से निकलेगा और उसके बाद अटैक करना शुरू करेगा। असल में सबने मिलकर मूवी के लिए एक रिमोट कंट्रोल मशीन ड्रैगन बनाया होता है। पैट्रिका कहते हैं कि मुझे इतनी डिटेल्स तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये सब देखने में बहुत ही मजेदार लग रहा है। दूसरी तरफ मिनोरी सभी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। वो कहती है कि जैसे ही मैं सिग्नल दूंगी वैसे ही ड्रैगन को छोड़ देना और दूसरा सिग्नल मिलते ही उसका मुंह खोल देना। एक वर्कर कहता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। तब मिनोरी उसको याद दिलाती है कि पिछली बार झांकने वाली गलती के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया था, इसलिए इस बार कोई गलती मत करना। ये सुनकर वर्कर घबराते हुए हाँ कह देता है। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और वो सभी को सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ पर पास में ड्रैगन का नेस्ट होता है, इसलिए कोई भी ऐसा स्प्रे मत यूज करना जिससे कि ड्रैगन गुस्सा हो जाए। लेकिन पीछे मिनोरी बिना ध्यान दिए वही स्प्रे का यूज करती रहती है। उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। सब लोग ड्रैगन के पहाड़ के पीछे से आने का वेट करते हैं, लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता। ये देखकर मिनोरी सोचने लगती है कि ड्रैगन आखिरकार गया कहाँ पर। तभी अचानक से पहाड़ के पीछे से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पहले तो मिनोरी को लगता है कि सीन बहुत ही जबरदस्त बन चुका है, लेकिन अगले पल पहाड़ के पीछे से एक असली ड्रैगन बाहर आ जाता है जो कि जोर से दहाड़ मारता है। उसकी आवाज से पूरा एरिया ही हिल जाता है। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। असल में उस असली ड्रैगन ने मूवी के लिए बनाया हुआ मैकेनिकल ड्रैगन भी तबाह कर दिया था। इसी वजह से सब लोग शौक में खड़े हो जाते हैं। वहीं असली ड्रैगन आसपास की हर चीज तबाह करना शुरू कर देता है। लूना उसको देखकर समझ नहीं पाती कि ये ड्रैगन यहाँ पर आया कैसे। तब मिनोरी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लूना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मिनोरी के हाथ पर पड़े स्प्रे पर पड़ती है वो जोर से चिल्लाती है और कहती है कि इस सब की वजह तुम ही हो। इधर पैट्रिका ये सब देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो रही होती है। वो कहती है कि ये ड्रैगन बिल्कुल असली लग रहा है, ये बिल्कुल भी स्पेशल इफेक्ट जैसा नहीं लगता। फिर वो सिनीची की तरफ देखकर कहती है कि ये सीन तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन सिनीची उसको बताता है कि ये मूवी का सीन नहीं है बल्कि ये तो सच में एक असली ड्रैगन है। ये सुनते ही ड्रैगन की नजर सीधा उन पर पड़ जाती है। तब जिराय तुरंत लूना से उसको कंट्रोल करने के लिए कहता है। लूना अपने थर्ड लेवल एबिलिटी का यूज करती है, लेकिन ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर वो फिफ्थ लेवल एबिलिटी का यूज करने वाली होती है, लेकिन गिलास उसको रोक देता है और अपनी आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। कुछ ही देर में सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते हैं और ड्रैगन पर मिसाइल्स और गन फायर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लगातार अटैक को देखकर ड्रैगन वहीं से भाग जाता है। वहीं पैट्रिका अब भी बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये सब मूवी की शूटिंग का हिस्सा ही था। उसके बाद पैट्रिका अकेली बैठी होती है। तब सिनीची उसके पास आता है और कहता है कि आखिरकार हमारी शूटिंग पूरी हो गई। ये सुनकर पैट्रिका मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि आज का दिन उसके लिए बहुत ही अलग था। उसने पहले कभी इतना मजा नहीं किया और वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगी क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट था। ये सुनकर सिनीची भी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये सब पसंद आया। कुछ दिन के बाद सब लोग मिलकर मूवी देखने बैठते हैं। पैट्रिका एक एक करके सभी की तारीफ करने लगती है। इसी बीच मुसेल अपनी एक लाइन गलत बोल देती है। ये देखकर पैट्रिका हंसने लगती है और कहती है कि तुम ये डायलॉग्स थोड़ा सा और अच्छे से बोल सकती हो। लेकिन अगले पल स्क्रीन पर पैट्रिका का सीन आ जाता है जहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी। सीन खत्म होते ही उसकी एक और रिकॉर्डिंग चल पड़ती है जिसमें वो कहती है कि मुझसे डायलॉग्स बोलने में गलती हो गई है। ये सुनकर पैट्रिका बहुत ही हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि आवाज किसकी है क्योंकि उसको यकीन नहीं होता है कि उसी की वॉइस है। तब गिलास कहता है कि ये आवाज सच में तुम्हारी है। जिराय भी कहता है कि वैसे भी तुम्हारी वॉइस बहुत ही क्यूट लग रही है। ये सुनकर पैट्रिका कहती है कि अगर तुम सबको ऐसा लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद भी स्क्रीन पर कई ऐसे सीन्स दिखने लगते हैं जहाँ पर वो शर्माते हुए बहुत ही क्यूट बिहेव कर रही होती है। जैसी पैट्रिका अपने वो सीन देखती है उसका चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वो तुरंत चिल्लाने लगती है और कहती है कि इन सब सीन्स को मूवी से ही नहीं बल्कि हिस्ट्री से हमेशा के लिए मिटा दो। आखिरकार सिनीची बताता है कि मूवी की स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई है क्योंकि कुछ और फोटोज जापान में लीक हो गई थी। हालांकि उन्होंने सभी को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ मूवी का प्रमोशन था, लेकिन इतना बड़ा प्रोजेक्ट
चलाना बहुत ही महंगा पड़ रहा था, इसलिए आखिर में उन्हें पूरा प्रोजेक्ट ही बंद करना पड़ा। फिर भी इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद सब कुछ शांति से खत्म हो जाता है। उसके बाद मीटो शिनिची का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने लीक्ड वीडियो की वजह से हुआ क्राइसिस संभाल लिया था। वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि आगे भी इसी तरीके से काम करते रहना। कुछ समय के बाद शिनिची को पता चलता है कि एक स्टूडेंट ने पूरी नोवेल ट्रांसलेट कर ली थी। इतना ही नहीं, उसने अपनी खुद की नोवेल लिखना भी शुरू कर दिया था। ये देखकर शिनिची बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसको साफ दिख रहा था कि उसके लाए हुए कल्चर इस दुनिया पर भी असर डाल रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ नई दिक्कत सामने आ जाती है। मांगा, नॉवेल्स और गेम की डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है, जबकि उनकी सप्लाई बहुत ही कम होती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि स्टूडेंट्स उनके लिए आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ लोग तो उनके इतने दीवाने हो जाते हैं कि किसी और चीज की परवाह ही नहीं रखते। ये देखकर शिनिची इस दिक्कत के बारे में मीटो से बात करता है, लेकिन मीटो इस बात से बिल्कुल नहीं परेशान होता, बल्कि इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ी सक्सेस बताता है। वो कहता है कि शुरू से ही हमारा असली गोल ओटाकू कल्चर को इस सोसाइटी में फैलाना था। फिर एक हैरान कर देने वाला सच बताता है कि ये पूरा प्रोजेक्ट असल में एल्डांट पर कल्चर विजन था, जहाँ ओटाकू कल्चर को हथियार की तरह यूज किया गया ताकि बिना वॉर किए लोगों की सोच और वैल्यू बदली जा सके। ये सुनकर शिनिची को बहुत ही गुस्सा आता है, खासकर जब उसको पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस बड़े इंसिडेंट का फायदा भी उठाया था सिर्फ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में मीटू एक और बड़ा सच बताता है। वो कहता है कि तुम्हें इस मिशन के लिए इसलिए नहीं चुना गया था क्योंकि तुम सबसे बेस्ट कैंडिडेट थे, बल्कि इसलिए चुना गया था क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुम्हें आसानी से सेक्रीफाइस किया जा सकता था। ये सच जानने के बाद शिनिची पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं मिनोरी भी ये सब सुनकर काफी परेशान दिखाई देता है। कुछ देर के बाद शिनिची को आसान शब्दों में सब कुछ समझ आने लगता है। वो बताते हैं कि इस दुनिया पर अभी तक किसी देश का कोई कब्जा नहीं है, इसलिए कुछ लोग इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सुनकर शिनिची तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि किसी दूसरी दुनिया पर आर्मी भेजना आसान नहीं होता। मिनोरी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाकी देशों को इस दुनिया के बारे में पता चल गया तो वो भी चुप बैठने वाले नहीं है। ऊपर से इस दुनिया में मैजिक जैसी पावर है जिन्हें अभी तक कोई पूरी तरीके से समझ नहीं पाया, इसलिए सीधा वॉर करना बहुत ही बड़ा रिस्क होगा। तब शिनिची को पूरी बात समझ आ जाती है। वो समझ जाता है कि मिलिट्री इन्विजन की जगह कल्चर विजन का रास्ता चुना गया था और इस पूरे प्लान में उसको सिर्फ एक टूल की तरह यूज किया गया। मिनोरी भी उसकी बात पर हाँ कह देती है। वो बताते हैं कि एल्डेंट में एंटरटेनमेंट कल्चर लगभग था ही नहीं, इस वजह से ओटाकू कल्चर इतनी तेजी से फैल गया। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह है जो धीरे धीरे हर जगह फैलता चला गया। ये सुनकर शिनिची कुछ देर के लिए चुप रहता है। फिर वो पूछता है कि अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो क्या होगा। मिनोरी उससे कहती है कि डायरेक्टर के सामने ऐसी बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अब तुम इस प्रोजेक्ट का सारा सच जान चुके हो और मांगा की स्टोरीज में तुमने खुद देखा होगा कि गवर्नमेंट अपने सीक्रेट जानने वालों के साथ क्या करती है। ये सुनकर शिनिची मान लेता है कि उसकी बात सही है, लेकिन तभी पैट्रिका वहाँ पर आ जाती है और शिनिची से पूछती है कि तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। शिनिची कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तब पैट्रिका खुशी खुशी ओटाकू कल्चर की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि इसके आने के बाद एल्डेंट की लाइफ पहले से बहुत ही ज्यादा मजेदार हो गई है। लोग अब स्कूल को भी पहले से ज्यादा सपोर्ट करने लगे और नए लोग को भी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। पैट्रिका कहते हैं कि ये सब सिर्फ ओटाकू कल्चर की वजह से पॉसिबल हुआ और खासकर हर इंसान को इसे सीखने का मौका मिले। पैट्रिका ओटाकू कल्चर की तारीफ करती है। वो बताते हैं कि इसने सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लॉ तक को बदल दिया। लेकिन ये सब सुनते ही शिनिची अचानक से खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है कि मैं ये सब और नहीं कर सकता। ये सुनकर पैट्रिका बहुत ही हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। वो उसको याद दिलाती है कि तुम तो यहाँ पर ओटाकू कल्चर फैलाने के लिए आए थे। लेकिन शिनिची कहता है कि अब मैं ये काम जारी नहीं रख सकता हूँ। अगली सुबह शिनिची अपने बेड पर चुपचाप पड़ा होता है। वहीं बाहर मीटो और मिनोरी आपस में बात कर रहे होते हैं। मीटो कहता है कि अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही, गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में और देरी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर वो बताता है कि कुछ ऑफिशियल्स तो शिनिची को रिप्लेस करने तक की बात कर रहे हैं। अगर वो आगे काम नहीं कर सकता तो उसकी जगह किसी और को भेज दिया जाएगा। ये सुनकर मिनोरी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ पर सिर्फ शिनिची की वजह से हैं, इसलिए उसकी जगह किसी और को लेना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मीटो कहता है कि आखिर फैसला ऊपर बैठे लोगों का ही होगा। फिर वो मानता है कि उसको भी शिनिची से लगाव हो गया है, इसलिए वो चाहता है कि शिनिची दोबारा काम पर लौट आए। इतना कहने के बाद मीटो जानबूझकर जोर से बोलता है ताकि रूम के अंदर बैठा शिनिची उसकी बात सुन सके। वो कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तुम्हें बस वापस जाकर ओटाकू कल्चर फैलाना है। उसके बाद शिनिची अपने बेड पर बैठा दिखाई देता है, लेकिन उसको पूरी रात नींद नहीं आती। कुछ देर के बाद वो उठकर किचन में चला जाता है, जहाँ पर उसको मुसेल मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। शिनिची मना कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रख के ओरमुक राइस पर पड़ती है। मुसेल ने उस पर बहुत ही सारी ड्राइंग्स बनाई होती है, साथ ही उसने उसके नाम और कई सारे मोटिवेशनल मैसेज भी लिखे होते हैं। ये देखकर शिनिची खाना खाने के लिए मान जाता है। खाना खत्म करने के बाद वो मुसेल
मुसेल की तरफ देखता है और कहता है कि मैं असल में एक इन्वेडर हूँ। और ये सुनकर मुसेल भी हैरान हो जाती है। सिनेची मुसेल से कहता है कि शायद से मैं इस देश में कभी आया ही ना होता तो सबके लिए बहुत ही अच्छा होता। ये सुनकर मुसेल कहती है कि मुझे इतनी बड़ी बातें समझ नहीं आती और ना ही मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ। और सिनेची की तरफ देखकर कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तब सिनेची उससे पूछता है कि अगर मैंने ये सब सिर्फ इस देश पर कब्जा करने के लिए किया होता, जिस पर मुसेल कहती है कि फिर भी तुम नहीं बदलोगे, तुम वही इंसान रहोगे जो पहले थे। फिर वो बताने लगती है कि उसने सिनेची की वजह से क्या क्या पाया है। उसने पढ़ना और लिखना सीखा, एनिमे और मांगा का मजा लिया, एम्प्रेस से बात करना सीखा, फुटबॉल खेला और मूवी की शूटिंग का भी हिस्सा लिया। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ, इसलिए कभी ये मत बोलना कि तुम यहाँ के नहीं हो, बल्कि हमेशा हमारे साथ ही रहना। ये सुनकर सिनीची धीरे धीरे उसके पास आता है और कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है कि मैं कब से किसी से ये बात सुनना चाहता था और सबसे ज्यादा मैं ये बात तुम्हारे मुंह से ही सुनना चाहता था। इतना कहकर वो मुसेल का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए और इस देश के लिए अपनी पूरी जान दांव पर लगा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस दिक्कत को खत्म करना होगा। अगली सुबह सिनीची पैलेस में एक मीटिंग बुलाता है। मीटो उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। सिनीची कहता है कि काफी सोचने के बाद मुझे एक जबरदस्त आइडिया मिला है जिसकी वजह से ओटाकू कल्चर और भी ज्यादा फैल सकता है। ये सुनकर मीटो मुस्कुराने लगता है। उसको लगता है कि सिनीची ने आखिरकार उनकी पॉलिसी मान ली, लेकिन सिनीची के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मीटिंग शुरू होते ही पैट्रिका उससे पूछती है कि आखिर इतनी जरूरत क्या बात है। तब सिनीची कहता है कि ओटाकू कल्चर की तरफ से मैं होली एंडेंट एम्पायर को एक प्रपोजल देना चाहता हूँ। वो बताता है कि ओटाकू कल्चर पूरे देश में फैल चुका है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि एल्डेंट अपने खुद के मांगा, नोबल्स और एनिमे बनाना शुरू करे। ये सुनते ही वहाँ पर बैठे सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तब ग्लास उससे पूछता है कि क्या तुम सच में एल्डेंट के अपने मांगा और एनिमे बनाने की बात कर रहे हो। सिनीची उसकी बात पर हाँ कह देता है। वो कहता है कि अगर एल्डेंट अपने खुद का मांगा, नोबल्स और एनिमे बनाना शुरू कर दे तो उसको जापानीज गवर्नमेंट पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही मीटो बीच में बोल पड़ता है। वो सिनीची को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिनीची उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है या फिर जापानीज गवर्नमेंट ही ऐसा चाहती है। मीटो गुस्से में कहता है कि तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन सिनीची बिल्कुल शांत रहता है। वो कहता है कि ये फैसला मेरा नहीं है, ये सिर्फ एल्डेंट का डिसीजन होगा, मैं तो बस एक प्रपोजल दे रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो सबको एलिबिया की बनाई हुई आर्टवर्क दिखाता है। फिर एडवर्ड का लिखा हुआ नोवेल भी सबके सामने रखता है। वो बताता है कि इन दोनों का काम पहले से बहुत ही हाई क्वालिटी का है। अगर ऐसे ही और टैलेंटेड लोग सामने है तो एल्डेंट को जापान की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर पैट्रिका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। सिनीची मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर पैट्रिका बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही शानदार है। फिर वो सबके सामने सिनीची की तारीफ करने लगती है। कुछ ही देर के बाद बाकी सभी लोग भी तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर मीटो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहता है। वो गुस्से भरी नजरों में सिर्फ सिनीची को ही देखता रहता है। उसके बाद कुछ लोग एक छिपकली को लेकर सिनीची के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं पास के पेड़ पर बैठा एक उल्लू उन्हें देख रहा होता है। वो सब घर के अंदर घुस जाते हैं और थर्मल कैमरा की मदद से सिनीची के रूम को स्कैन करते हैं। उन्हें बेड पर कोई सोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं अंदर से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि बेड पर सिनीची नहीं है, बल्कि एक मेड सो रही है। अगली पल पूरा रूम रोशनी से भर जाता है और सारी मेड्स एक साथ उनका वेलकम करते हैं। हमलावर बहुत ही हैरान होकर पूछते हैं कि तुम सब हमसे ये क्या छुपा रही थी। तब मेड बताती है कि उन्होंने सोल लुकिंग मैजिक से अपनी बॉडी का टेम्परेचर कम कर लिया था और इससे पहले वो आदमी कुछ समझ पाता। बेड पर लेटी मेड उसको जोर से लात मार के नीचे गिरा देती है। ये देखकर बाकी सभी लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मेड अपनी मैजिक से सारी बुलेट्स को रोक देती है। अपनी हार को देखते सब हमलावर तुरंत सरेंडर कर देते हैं। तभी बाकी सब लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि बेड पर बैठा उल्लू असल में एक मैजिक कैमरा था, जिसकी मदद से पैट्रिका ये सब कुछ देख रही होती है। वो बताते हैं कि ये सब सिनीची को मारने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मेट्स असल में इलाइट गार्ड्स हैं। इसके बाद मीटो सभी से माफी मांगता है। वो कहता है कि शायद ये अटैक कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से करवाई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिनीची अब जापान के लिए खतरा बन सकता है। वो प्रॉमिस करता है कि इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और हमलावरों को सजा देने के लिए जापान भेज दिया जाएगा। लेकिन सिनीची कहता है कि अब उनके लिए जापान पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये सुनकर पैट्रिका कहती है कि उनकी नजरों में तुम भी अभी एक रुकावट हो। वहीं गिलास वार्निंग देता है कि अगर आगे कभी भी सिनीची को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो एल्डेंट जापान के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ देंगे। इसके बाद कुछ टाइम के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हालांकि सिनीची की सिक्योरिटी पहले से और भी बढ़ा दी जाती है। कुछ दिन के बाद मिनोरी उसको बताती है कि उसने अपनी मंथली रिपोर्ट सबमिट करनी है। वहीं पैट्रिका बोर होते हुए कहती है कि लाइफ फिर से पहले जैसी बोरिंग हो गई है। लेकिन उनकी ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक नॉर्थ वॉल पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एक मेड आकर बताती है कि हमलावरों ने फायर अटैक कर दिया है और अपने पीछे पाल्मिक कोड का सिंबल छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद पैट्रिका मैजिक अवल की मदद से मुसेल से कांटेक्ट करती है। मुसेल बताती है कि वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन तभी उसकी नजर स्कूल की तरफ उड़ते हुए धुएं पर पड़ती है। वो बाहर देखती है तो सिनीची स्कूल की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। मुसेल उसको बार बार आवाज लगाती है, लेकिन सिनीची बिना रुके दौड़ता रहता है, क्योंकि उसके सारे मैगजीन का
अक्टूबर एडिशन लाइब्रेरी के अंदर रखा होता है। दूसरी तरफ मिनोरी गलती से मीटो की बात सुन लेती है कि वो किसी से कह रहा था कि प्लान अब शुरू हो चुका है। इससे पहले कि मिनोरी कुछ कर पाती, दो आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। तब मीटो कहता है कि अगर तुम यहाँ से गायब हो गई तो किसी और को पता नहीं चलेगा। तब सिनिची जलते हुए स्कूल के अंदर घुस जाता है और सीधा लाइब्रेरी को बचाने के लिए भागता है। लेकिन जैसे ही बुक्स के पास पहुँचता है, पीछे से कोई उस पर वार कर देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। हमलावर कहता है कि ये सब जापान के लिए किया जा रहा है। इतना कहकर वो सिनिची को अंदर बंद कर देता है। कुछ ही देर के बाद मुसेल, ब्रूकी और एलिविया वहाँ पहुँच जाते हैं। ब्रूकी दीवार को तोड़कर अंदर का रास्ता बना देता है, जिसकी मदद से मुसेल और एलिविया स्कूल के अंदर घुस जाते हैं। एलिविया दो गार्ड्स को तुरंत हरा देती है। वहीं मुसेल लाइब्रेरी में पहुंचकर बेहोश पड़ी सिनिची को देख लेती है। वो उसको उठाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ा बुक शेल्फ उसके ऊपर गिरने लगता है। दूसरी तरफ पैट्रिका भी तुरंत रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेज देती है। मुसेल अपनी मैजिक से गिरती हुई बुक शेल्फ को रोक देती है और बार बार सिनिची से उठने की रिक्वेस्ट करती रहती है। दूसरी तरफ एलिविया एक इलेक्ट्रिसिटी मैजिक यूज करने वाले एनिमी के सामने फंस जाती है, लेकिन तभी मिनोरी वहाँ पर पहुंचकर उसे एनिमी को खत्म कर देती है। इधर मुसेल की ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। फिर वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा सिनिची के साथ ही रहूंगी। कुछ ही देर के बाद मिनोरी और एल्बिया भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अगली सुबह सिनिची को होश आता है। वहीं एल्बिया अपनी सुहाई कैन टेक्निक से लाइब्रेरी की विंडो तोड़ देती है और ब्रोके की मदद से सब लोग सेफली बाहर निकल आते हैं। इसके बाद मीटो बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद एल्डर जापान से सारे रिश्ते तोड़ने की सोच रहा है, लेकिन सिनिची इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी बड़े ऑफिसर से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं अपना काम जारी रख सकूं। कुछ देर के बाद उसकी मुलाकात एक सीनियर ऑफिसर से होती है। वो सिनिची पर जापान वापस लौटने का प्रेशर बनाता है। वो ये तक कहता है कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये सुनकर सिनिची उसकी बात का मजाक उड़ा देता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट जरूरत पड़ने पर मुझे कभी भी छोड़ सकती है। तभी मैजिक आउल के जरिए पैट्रिका वहाँ पर नजर आती है। कुछ ही देर के बाद वो खुद भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो अपने आप को होली एल्डेंट एम्पायर की एम्प्रेस बताते हुए वार्निंग देती है कि अगर सिनिची को एल्डेंट लेकर जाने की कोशिश हुई तो वो जापान के साथ साथ सारे रिश्ते तोड़कर खत्म कर देगी। ये सुनते ही सीनियर ऑफिसर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं और मान लेते हैं कि सिनिची एल्डेंट में ही रहेगा। बाद में मुसेल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें उससे डर लग रहा था। सिनिची कहता है कि हाँ, मुझे डर तो जरूर लगा था, लेकिन मैं मांगा एनिमे और गेम के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने फैसले का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। पैलेस जाते वक्त सिनिची की फिर से मीटो से मुलाकात होती है। मीटो बताता है कि फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तुम अभी भी उनके काम आ सकते हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपना डिसीजन नहीं बदल सकता, और अगर तुमने ये काम छोड़ दिया तो मांगा, एनिमे और गेम्स के लिए मिलने वाली सारी फंडिंग भी बंद हो जाएगी। फिर मीटो उससे पूछता है कि तुमने पैट्रिका की जापानीज लैंग्वेज प्रोग्रेस की रिपोर्ट कभी क्यों नहीं भेजी। सिनिची मजाक में कहता है कि तुम हमेशा सबसे पहले खुद को बचाने की सोचते हो। ये सुनकर मीटो हंसने लगता है और कहता है कि कभी भी एक हिकोमोरी को कम मत समझना। कुछ देर के बाद सिनिची पैट्रिका का शुक्रिया अदा करता है। पैट्रिका उससे कहती है कि अब तुम मुझे सिर्फ पैट्रिका कहकर बुला सकते हो। ये सुनकर सिनिची समझ जाता है कि उसकी कितनी परवाह करती है। फिर वो प्रॉमिस करती है कि अगली बार हम दोनों साथ में बैठकर घंटों तक मांगा पढ़ेंगे। ये सुनकर पैट्रिका शर्मा कर लाल हो जाती है। कुछ टाइम के बाद स्कूल फिर से खुल जाता है। सिनिची एक बार फिर से सभी को जापानीज कल्चर पढ़ाने लगता है। तभी रेमेल्डिया एक बार फिर से गलती पकड़ लेती है जो उसने बोर्ड पर लिखी होती है। ये देखकर सिनिची बस मुस्कुराता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।